आज हम जो लेक्चर 5 था आपका, उसमें हमने बात किया था ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है दैट विल बी ऑन मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो मॉडर्न अप्रोच में जो जिन दो अप्रोचेस के ऊपर हम बात करेंगे दैट विल बी बिहेवियरल अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। ओके, तो पहले हम बात करेंगे बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर, और साथ में जब हम बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर बात करेंगे तो उसके साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, और उसकी लिमिटेशंस मतलब कि उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, और फिर उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है। ओके, तो बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ने से पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है क्या। देखो, मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पॉलिटिकल साइंस को जिस नजरिए से पढ़ा जाता था या समझा जाता था दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोचेस। और ट्रेडिशनल अप्रोचेस में वी हैड हिस्टोरिकल अप्रोच, वी हैड फिलोसफिकल अप्रोच एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। लेकिन उन अप्रोचेस में देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस, और उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए देयर केम द मॉडर्न अप्रोचेस। इसके बावजूद भी अलावा भी there are so many things which has happened in the field of political science by कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से एक जो सब्जेक्ट का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया। क्या क्रिटिसिज्म आया कि जिस चीज के लिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया था, मतलब कि टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ओके, एंड इट वाज नॉट एबल टू अवॉइड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो दिस वर दैट, और ये चीज आप उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ोगे। बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द कमिंग ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस का बेसिकली फोकस क्या था कि टू ब्रिंग साइंटिफिसिज्म, मींस कि साइंटिफिक, जैसे हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल साइंस, व्हेन वी से इट एज साइंस इट मींस दैट इट नीड्स टू लुक फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने के लिए देयर केम द मॉडर्न अप्रोचेस। और जो मॉडर्न अप्रोचेस थी दे ब्रॉट फॉर द एम्पिरिकल अप्रोच आल्सो। ओके, और ये जो मॉडर्न अप्रोचेस है ना, ये बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो ये डाटा के ऊपर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं, जनरलाइजेशंस पे बात करते हैं। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस को अगर आपने पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस को आपने समझना है तो दैट शुड बी साइंटिफिक। ओके, सो दैट्स व्हाई, और साइंटिफिक का मतलब क्या है कि जो स्टडी होगी दैट विल बी प्रिसाइज, दैट विल बी कंक्रीट, और व्हाटएवर वी से वी शुड हैव ए रीजन बिहाइंड दैट। इट विल बी बेस्ड ऑन रीजन, इट विल बी बेस्ड ऑन लॉजिक इन एडिशन टू द having the data and the statistics. Okay, so this is a bit about the कि ये मॉडर्न अप्रोचेस क्या थी। अगर हम इंपीरिकल अप्रोच की बात करें तो इंपीरिकल अप्रोच एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन एवरी सोसाइटी बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि जो मॉडर्न अप्रोचेस है ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन, फैक्ट एनालिसिस, और जो भी हमने थ्योरी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडीइंग पॉलिटिकल थ्योरी, तो थ्योरी बिल्डिंग में भी देयर इज सपोज टू हैव द साइंटिफिक बैकग्राउंड। यहां तक समझ आया? ओके, तो अब हम इसी बैकग्राउंड में हम बिहेवियरल अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियरल अप्रोच एक्चुअली में है क्या है। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है, वी कैन इट्स वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस। It was put forward by certain political scientists, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करते हैं और जिसका जो बात है सबसे ज्यादा आती है that is डेविड ईस्टन, और जिसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे, डेविड ईस्टन। अब ये डेविड ईस्टन, बट
ही वाज ट्राइंग टू से इवन कि अगर आप जब आप नेक्स्ट सिस्टम अप्रोच भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी यू विल बी टॉकिंग अबाउट द आइडियाज ऑफ डेविड स्टन। जैसे जब आपको पॉलिटिक्स भी समझाया था तब भी आई टोल्ड यू व्हाट ही टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। ही सेड दैट द पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ओके, तो जब ये बिहेवियरलिज्म के ऊपर बात करता है तो ये बिहेवियरलिज्म को अप्रोच को समझाने के लिए, ठीक है, वो 8 पॉइंट्स देता है। अब ये बिहेवियरल अप्रोच का समझाने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस को समझो या सोसाइटी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल कल्चर है, उसको हमें समझने के लिए वी हैव टू लुक थ्रू द 8 assumptions। ओके, और वो 8 पॉइंट्स है उसी में ये बिहेवियरल अप्रोच को समझाने की कोशिश करता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रेगुलरिटीज ऑफ ऑल कंक्लूजन्स। Regularities of not all conclusions, regularities of human behavior। अब देखो हम जब पॉलिटिकल साइंस में समझते हैं ना कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम समझते हैं तो वहां पे हम वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, ओके, उसको दिस इज द फर्स्ट assumption अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन। अब इसका रेगुलरिटीज का मतलब क्या है? देखो रेगुलरिटीज का मतलब है, इसमें 2 मेन चीजें आती हैं रेगुलरिटीज में, यूनिफॉर्मिटीज एंड जनरलाइजेशंस आई होप आपने जनरलाइजेशन वर्ड पहले भी सुना हुआ है। ये आपने सुना है जब आपने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था ना, वहां पे आपने जनरलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब जनरलाइजेशन में क्या होता है? अब जनरलाइजेशन बेसिकली होती क्या है? जनरलाइजेशन वी जनरली डू थ्रू ऑब्जर्वेशन। किससे होती है? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? कैसे होती है ऑब्जर्वेशन? हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं? वी ऑब्जर्व थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। सेंस एक्सपीरियंस का मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस जो हम अपने सेंसेस से करें, ठीक है, वी हैव 5 सेंसेस, जो हम 5 सेंसेस से करें दैट इज सेंस एक्सपीरियंस, और जो हम सेंस एक्सपीरियंस से करें, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, और सेंस एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशंस क्रिएट होती है। और ये मैं आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जनरलाइजेशंस हैपेंस थ्रू 2 ways, either it is inductive और deductive। इसकी मैं अब इसको मैं अगर आपने इसे समझना तो आपको जो पहला लेक्चर था उसके ऊपर आप जा सकते हैं कि ये इंडक्टिव क्या है। बेसिकली डिडक्टिव इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर एंड इंडक्टिव इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल फिनोमेना उसको समझने के लिए वी हैव दीस 2 अप्रोचेस। सो थ्रू ऑब्जर्वेशन वी डू जनरलाइजेशंस। और जब भी जनरलाइजेशंस होती हैं, जनरलाइजेशंस का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी ऐसी चीज बोले जिसकी एप्लीकेबिलिटी सभी के ऊपर हो, समझा गया ना, जिसकी जो एप्लीकेबिलिटी सभी के ऊपर हो, और जब वो सभी के ऊपर होगी और जब भी कोई जनरलाइजेशन होगी दैट जनरलाइजेशन शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक, जब हम फॉर एग्जांपल चाहे हम जब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, सो those concepts if they are uniform then they become a very strong part of the theory। समझ रही बात की? so this is regularities of human behavior। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में को समझना है then we have to understand the regularities of the human behavior। इसके बाद जो इसका सेकंड assumption है that is वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कंक्लूजन्स। मतलब कि जो हमने जनरलाइजेशंस दी, यूनिफॉर्मिटीज दी, देन वी टेंड्स टू गिव द कंक्लूजन्स। ठीक, तो उन
कंक्लूजन्स में क्या होना चाहिए? वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कंक्लूजन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कंक्लूजन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी वेरिफिएबल। समझा रही है? मतलब कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और उसकी वैलिडिटी उस कंक्लूजन की वैलिडिटी हो। कंक्लूजन की वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। समझा रहे ना कि उस जो भी कोई स्टेटमेंट दी जा रही है कंक्लूजन में, दैट शुड पास द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड द सर्कमस्टांसेस। ओके, सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन्स। समझाइए ये बात की। ओके, अब इसके बाद जो थर्ड असम्पशन है डेविड ईस्टर की, दैट इज टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन। थर्ड इज टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन। अब देखो, जब से हम ये बोल रहे हैं ना कि वी आर स्टडिंग द साइंटिफिक अप्रोचेस और वी आर स्टडिंग द मॉडर्न अप्रोचेस और दे आर साइंटिफिक अप्रोचेस, तो उसमें ना हम डेटा कलेक्शन की, डेटा एनालिसिस की खूब बात कर रहे हैं। तो जो डेटा कलेक्शन है ना, वो कैसा होना चाहिए, उसकी टेक्निक कैसी होनी चाहिए, वो टेक्निक एप्रोप्रिएट होना, ठीक है, द टेक्निक शुड बी एप्रोप्रिएट। समझा रही इस बात की? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द assumptions ऑफ डेविड ईस्टर की अगर हम चाहे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं जिसमें हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो डाटा किस टेक्निक से, ठीक है ना, क्या हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो तो दैट शुड बी एप्रोप्रिएट। ओके, आगे समझ। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है या जिसका फोर्थ असम्पशन है क्वांटिफिकेशन। क्या है? क्वांटिफिकेशन। अब ये क्वांटिफिकेशन का मतलब हुआ कि जब भी हमने डाटा इकट्ठा करना है, इट शुड अप्लाई मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है, कि हमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल यूज करने हैं, ओनली देन दैट data will be authentic. Okay, so that is the quantification according to David Easton. So this was the fourth assumption of David Easton. यहाँ तक समझ आया? ओके, 4 पॉइंट्स। अब इसके बाद जो इसकी फिफ्थ assumption है डेविड ईस्टन की, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये वाली जो इसकी फिफ्थ assumption है ना, इसी assumption ने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस से मॉडर्न अप्रोचेस को अलग बनाया, और वो क्या थी? वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? इसका मतलब ये है कि जब भी पॉलिटिक्स को समझना है या पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोसेस है उसको समझना है, तो दैट शुड बी वैल्यू फ्री। अब ये वैल्यू फ्री का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमने व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, और कोई भी सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब समझते हो ना, कि जिसमें हमने ये नहीं देखना है कि व्हाट आर द assumptions, और इसमें हमें यही चीज देखनी है कि व्हाट इज एक्चुअली देयर, और वही चीज हमने यूज करनी है जो साइंटिफिकली वेरिफिएबल हो और जिसमें वैल्यूज का कोई रोल ना हो। समझा रही इस बात की? ठीक है ना। सो दैट इज द फिफ्थ असम्पशन ऑफ डेविड ईस्टन, जिसमें उसने क्या बोला? द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी वैल्यू न्यूट्रल। ओके, फाइन। अब इसके बाद इसके हम 6 पॉइंट के ऊपर आएंगे कि ये क्या बोल रहा है। 6 पॉइंट ये बोलता है कि सिस्टमैटाइजेशन ऑफ रिसर्च। सिस्टमैटाइजेशन ऑफ रिसर्च। सिस्टमैटिक
सिस्टमेटाइजेशन ऑफ रिसर्च का मतलब ये क्या हुआ कि जो भी कोई रिसर्च की जो भी स्टडी होगी, ठीक, दैट शुड बी सिस्टमेटाइज्ड। ठीक है, सिस्टमेटाइज का यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो कि सिस्टमेटाइजेशन का यहाँ पे कि जो भी स्टडी की दैट शुड बी कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, तो कॉन्शियस एफर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो देखो कोई भी जब नॉलेज क्रिएट होती है ना, तो वो नॉलेज क्रिएट कैसे होती है? थ्रू रिसर्च। रिसर्च का मतलब ही होता है दैट वी हैव टू क्रिएट द नॉलेज। तो जब नॉलेज क्रिएट होगी दैट विल बी सिस्टमैटिक। ओके, और जो भी एफर्ट होगा दैट विल बी सिस्टमैटिक एफर्ट। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद जो डेविड ईस्टन की 7th असम्पशन है, जिससे बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस को आपको कैसे समझना है, दैट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू प्योर साइंस। और देखो प्योर साइंस का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस तरीके से हम फिजिकल साइंसेस जैसे बॉटनी हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो प्योर साइंसेस हैं, जैसे उनको समझा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हमें सभी को पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक, हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ओके, तो ये फॉर्मूला इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चले जाओगे तो ये सेम ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो डेविड ईस्टन है वो ये बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस को भी जब आपने समझना है ना, दैट विल बी ए प्योर साइंस। मतलब कि अगर हमें पीछे सारा देखें कि क्वांटिफिकेशन देखें, टेक्निक फॉर डाटा कलेक्शन देखें, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कंक्लूजंस देखें, रेगुलरिटीज देखें, ठीक है, और वैल्यू फ्री स्टडी देखें, तो इससे ये चीज अब उभर के आती है कि दैट वी हैव टू मेक पॉलिटिकल साइंस एज प्योर साइंस। समझा ये चीज की? इसके बाद जो फाइनल और लास्ट असम्पशन है डेविड ईस्टन की, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट इज इंटीग्रेशन। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या है? देखो ये जो मॉडर्न अप्रोचेस है ना, इसने ना जो पुरानी अप्रोचेस है उससे डिफरेंट किया है कि इसने ये बोला है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, सोशियोलॉजी को पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो, जब तक आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं रखते हैं, जब तक आपको सभी बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, ठीक है, तब तक आप अपने सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। जैसे और इसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन को, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होगा कि वी हैव टू यूज द डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ओके, अगर हम कोई भी जैसे अगर हम बोले कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पॉलिटिक्स और अगर हम हिस्ट्री का हम देखें कि व्हाट इज देयर रिलेशनशिप, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ओके, एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। ओके, इसी तरीके से चाहे हम सोशियोलॉजी देखें, चाहे हम इकोनॉमिक्स देखें, इन पॉलिटिकल साइंस वी हैव ए पेपर कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्या मतलब है कि किस तरीके से इकोनॉमी पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है और पॉलिटिक्स इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। तो ये सारी की सारी जो ये चीजें हैं ना, दैट अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन इज रिक्वायर्ड टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बेटर। सो दैट इज व्हाट according to David Easton is the 8th assumption is the integration. So this was the behavioral approach which was put forward by David Easton. यहाँ तक ओके? अब जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं और जब हम इन 8 पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ना जब ये अप्रोच आई थी ना पॉलिटिकल साइंस की, तो 1950 in the 1950s 40s this approach was very much in use or very much prevalent. लेकिन इस अप्रोच की there were certain limitations, ठीक है, और इस अप्रोच की कुछ सीरियस limitations थी, और उन्हीं limitations के होने की वजह से we see the coming of post behavioralism.
पोस्ट बिहेवियर। देखो पहली तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे देखो अगर आप इसके 8 पॉइंट्स से देखो ना, इन्हीं में कई कई जगहों में प्रॉब्लम है। एक तो इसने पहले ये बोला कि इट इज ए वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रल। तो वैल्यू न्यूट्रल पॉसिबल ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। व्हाई? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, जब आपने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का आंसर भी लिखा होगा तो उसमें आपने ये स्टडी, ये आपने पढ़ा होगा, इस पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस और एन आर्ट्स। तो वहां पे आपने ये भी बोला कि इट इज ए साइंस आल्सो, इट इज एन आर्ट्स आल्सो। तो जब आप ये बोलते हो कि इट इज ए साइंस आल्सो एंड इट्स एन आर्ट्स आल्सो, इट मींस वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू द वैल्यूज। वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू द वैल्यूज। बिना वैल्यूज के पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही इस बात की? देखो इसको मैं और आपको अच्छे से समझाता हूं। हम सोसाइटी में जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं इमोशंस। और इमोशंस जो होते हैं ना, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। लव, एंगर, ठीक है, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ दे सकता है? ठीक है, ग्रीड, ईगो, इनका क्या साइंटिफिक प्रूफ है? इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते रहेंगे तो देन कि जो हमारी स्टडी होगी पॉलिटिक्स को लेके, दैट विल बी इनकंक्लूसिव। फाइन, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द वैल्यूज। फिर उसके बाद एक और इसमें एक वर्ड यूज किया था इन्होंने, टेक्निक्स। टेक्निक्स, देखो इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम और क्या है कि ये टेक्निक्स को लेके, टेक्निक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि इसमें डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा का एनालिसिस करना, और इतना ज्यादा डाटा के ऊपर एम्फेसिस डालना, ठीक है, और वैल्यूज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना और टेक्निक्स के ऊपर ही सारा फोकस करना, ये सारा क्या है, एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। फाइन, इसके अलावा इसमें और क्या प्रॉब्लम है? ऑब्सेशन विद टेक्निक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एम्पिरिकली वेरीफाइड। कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एम्पिरिकली वेरीफाई हम नहीं कर सकते। फाइन, अब इसी अप्रोच को आपको ओवरकम करने के लिए इसमें जो लिमिटेशंस है, वी सी द कमिंग ऑफ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में इसने कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर वर्क किया, जैसे कि रेलेवेंस ऑफ द वैल्यूज, रेलेवेंस ऑफ वैल्यूज, कि जो वैल्यूज हैं उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक और चीज जिसको इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट इज द नीड टू स्टडी सोशल चेंज। नीड टू स्टडी सोशल चेंज, कि जो सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं उसको पढ़ना, उसको समझना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गिवन इंपॉर्टेंस। सो आफ्टर द सोशल चेंज, एक और चीज जो है ना जिसके कारण मैं आपको ये बोलूंगा कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिकेम सो इंपॉर्टेंट, इज दैट कि theory should come with practice. Theory should come with practice. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ए लर्नर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उस थ्योरी की जब तक हम उसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे कि, और एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप लिबर्टी का, इक्वालिटी का, जस्टिस का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसकी आपने ना प्रैक्टिकलिटी देखनी है। इसके साथ साथ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी हैव टू एक्ट एज ए हार्बिंजर ऑफ सोशल चेंज आल्सो। समझा रही है? जैसे अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं तो अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी में तो देन वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट दैट इनजस्टिस। ठीक, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट बाय पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये चीजें सिखाता है। ठीक, सो दिस इज द बिहेवियरल अप्रोच एंड द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। सो आई होप कि जो हमने अभी पढ़ा वो आपको समझ आया। ओके, थैंक यू।